हेलो गाइस, सो आई थिंक एवरीवन इज कनेक्टेड ओवर हियर। सभी लोग आ चुके हैं। यस एवरीवन। थोड़ा सा इंटरनेट फ्लक्चुएशन है, मैं अपने आप को ऑफ करूंगा। देयर इज अ काइंड ऑफ इंटरनेट फ्लक्चुएशन, तो मैं अपना प्रोफाइल ऑफ रखूंगा। ठीक है, मेरी वॉइस सबको ऑडिबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ऑडिबल आवाज के साथ बिल्कुल ऑडिबल सुनते चलो। ठीक है, क्लियर? ऑलराइट। तो अभी जैसा कि मैं देख सकता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा सहारा ले रहा हूँ। हेलो आसिफ, गुड इवनिंग। बिस्वजीत, हेलो। देवलीना, कुंदन, गुड इवनिंग। युवा शक्ति, राधे राधे। अमन, गुड इवनिंग। नैयर, गुड इवनिंग। ग्रुप डी में CBT 1 होगा। अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट डिस्कशन चल रहा है। हेलो नैयर, हेलो एवरीवन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर भी सूचना आपको देते रहेंगे। आज मेरा सबसे पहला टारगेट था, हाँ सुरेन, कल का जोमेटो में भूल गया। ठीक है, अभी मिल जाएगा। ठीक है, NTPC 3.5 और रिजल्ट आएगा। NTPC का जो इशू चल रहा है वो इशू रिजॉल्व होगा। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ थी कि मैं कल के बेसिस पर आज तुम लोगों के लिए माइंड मैप लेकर आया हूँ। ठीक है, तो माइंड मैप से स्टार्ट करेंगे। सुनित को कोई भेज दो, वो मेरे को मैसेज कर रहा है। सुनित, आर यू हियर? ठीक है, तो माइंड मैप से स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन नाउ। अंकल इज नाउ फाइन, इसीलिए अभी थोड़ा सा इशू रहता है, तो अभी ठीक है। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे माइंड मैप से, और ये रिवीजन होगा कंप्लीट कल के मैराथन का। जिन्होंने मैराथन कल अटेंड की थी वो रिवीजन का फ़ायदा उठाएंगे, जिन्होंने नहीं की थी वो रिवाइज कर लेंगे साथ में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग MCQ राउंड से बाकी इस चीज़ों को रिवाइज करेंगे। जैसा कि मैंने बोला, एक कंप्लीट रिवीजन सेशन चलता रहेगा। ओके नित्या, युवा शक्ति। अच्छा, ये सबको दिखाई दे रहा है यहाँ पर? छोटा छोटा है, इंग्लिश में है माइंड मैप। ठीक है, मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। हिंदी में जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन करते चलना। ये एक पूरा पूरा माइंड मैप मैं उठा के लाया हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को एक एक चीज़ रिवाइज करा दूँ जो कल के सेशन में पढ़ाई थी। ठीक है, बफरिंग हो रही है, हाँ थोड़ा सा बफरिंग हो रहा है। अभी इट विल बी ओके। अभी ओके। नाउ नाउ नो इशू। अभी ओके। ठीक है, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा था, बट नाउ इट्स ओके। ठीक है, छोटा है तभी बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देता चलना। सबसे पहले संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विरोध क्यों किया गया? पता है, संविधान सभा का विरोध भी किया है काफी बुद्धिजीवियों ने। संविधान सभा का विरोध क्यों हुआ? ठीक है, संविधान सभा का विरोध करने का मुख्य कारण था कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। संविधान सभा एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी कंप्लीटली, या कह सकते हो कंप्लीटली सोवरेन बॉडी नहीं थी। संप्रभुता नहीं थी इसमें। अच्छा, अगर हमने कहा इसमें पूर्णतः संप्रभुता नहीं थी संविधान सभा में, या ये पूरे जनमानस का कहते नहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं करती थी, पूरे भारतीयों का, पूरे जनमानस का रिप्रेजेंटेशन नहीं करती थी, ऐसा क्यों कहा गया? इसका जवाब क्या होगा? अवनीश, मैं हिंदी में बताता चल रहा हूँ, इसीलिए वो इंग्लिश है, तुम लोग इंग्लिश भूल जाओ। मेरे सवालों का जवाब बताते रहो और उसको लिखते रहो। संविधान सभा को गैर संप्रभुता भरा क्यों माना गया, या उसको सभी जनमानस के लिए रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं माना गया? जल्दी से बताओ। ये है संविधान सभा के जो गठन था, संविधान सभा का गठन था, वही इसका कारण बना था। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? अगर तुम लोगों को याद हो, संविधान सभा पूरी तरीके से चयनित नहीं थी, पूरी तरीके से उसका चुनाव नहीं हुआ था।
कुछ लोगों को नामित किया गया था। तो कितने नामित सदस्य थे संविधान सभा में? आंसर करते चलो जल्दी से, कितने नामित सदस्य थे और कितने चुनकर आए थे? उसका आंसर अगर यहाँ के क्वेश्चन का जवाब देखोगे तो यहाँ के क्वेश्चन का जवाब तुमको यहाँ पर आंसर में मिलेगा। कुल 389 लोग आए थे, जिसमें कि 296 ब्रिटिश इंडिया वाले थे, इनको चयन किया गया था, इनका चयन किया गया था, ठीक है। और 93 रजवाड़ों से आए थे जिनको नामित किया गया था, ठीक है। और इसमें जितने लोगों का चयन किया गया कोई भी आम आदमी नहीं था, कोई भी आम आदमी नहीं था, सब लॉयर बैरिस्टर थे। कोई भी आम आदमी नहीं था, सब पैसे वाले लॉयर बैरिस्टर थे। देखो दिया है, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, लॉयर, पॉलिटिशियन, हिंदूज, यही लोग थे इसमें। ज्यादातर हिंदू थे, ज्यादातर कांग्रेसी थे, ज्यादातर लॉयर थे, ज्यादातर पॉलिटिशियन थे। याद आ रहा है? टोटल स्ट्रेंथ 389, 296 ब्रिटिश इंडिया से, और 296 को भी दो भाग में अगर हम बांटे तो 292 जो 11 राज्यों से आए थे, और 4 चीफ कमिश्नर के प्रोविंस। हाँ, पूरा रिवीजन कल वाला जल्दी से रिवाइज करा रहा है, ठीक है। मुस्लिम लीग से कितने लोग आए थे? 73। याद है मुस्लिम लीग से कितने चुन के आए थे? 73। कुल मुस्लिम सदस्य कितने थे? 78, 78। मुस्लिम लीग से 73, 73, और कुल मुस्लिम सदस्य 78। इंडियन नेशनल कांग्रेस से 208, इंडिपेंडेंट 15 और महिला भी 15, इंडिपेंडेंट भी 15 और महिलाएं भी 15। ठीक है, चलो। अब संविधान सभा की 3 रीडिंग कब से कब तक हुई? 4 नवंबर 1948 से लेकर 14 नवंबर 1949 तक। आखिरी रीडिंग हमारे नेहरू जी के जन्मदिन के दिन हुई थी। आखिरी रीडिंग कब हुई थी? चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन। वो तो अलग चीज है विश्वजीत, वो तो तुम आइडल्स पे बात कर रहे हो, वो अलग चीज है। जल्दी से, 3 रीडिंग कब से कब तक हुई? 4 नवंबर से 14 नवंबर, 4 नवंबर से 14 नवंबर। 14 नवंबर को आखिरी रीडिंग हुई थी। आखिरी रीडिंग 14 नवंबर, किसका जन्मदिन? चाचा नेहरू का जन्मदिन। और ये डायबिटीज डे भी होता है, चाचा जी मिठाई खिला खिला के डायबिटीज करा देते हैं। डायबिटीज डे भी है, वर्ल्ड डायबिटीज डे, ठीक है। फिर 26 नवंबर 1949 को हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके साइन कर दिया गया था, ठीक है। उसमें क्या क्या था? 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट, ठीक है। 4 नवंबर से 14 नवंबर, ठीक। 4 नवंबर से 14 नवंबर, क्लियर। अब कौन कौन सी चीजें उस दिन लागू कर दी गई थी? सिटीजनशिप, इलेक्शन के प्रोविजन मेन पूछे जाते हैं। सिटीजनशिप के प्रोविजन कब से कब तक आते हैं? सिटीजनशिप के प्रोविजन आते हैं 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। और इलेक्शन का कब है? 324। ये दो मुख्य याद करना, इलेक्शन का 324 और सिटीजनशिप का 5, 6, 7, 8, 9। लाइक और शेयर कर दो सेशन को। बफरिंग हो रहा, 1 मिनट रुको, बीच बीच में, अभी तो सही चल रहा है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। फिर 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे मनाने का कारण क्या है? 26 जनवरी को क्यों चुना गया? नमस्कार प्रज्वल। अभी जुड़े हुए क्वेश्चंस को मैं आगे लेकर आऊंगा, जल्दी से बताओ 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं गाइस? जल्दी से आंसर करो, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? और चलो एक और सवाल यहां से जोड़ता हुआ, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया गया? 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? ये जवाब सबको पता होगा। पहली बात, 26 नवंबर 1949 1949 को 15 आर्टिकल
15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, 15 आर्टिकल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। वो कौन कौन से 15 अनुच्छेद थे उनके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ पेड सेशन में। फिर भी ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं 5, 6, 7, 8, 9 ये सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से जुड़े हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन वाला 324। ठीक है, इस दौरान कितने इलेक्शन कमिश्नर थे? सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर था। तो ये 3 का सिस्टम कब आया? 3 का सिस्टम 1990 के दशक में आया। 1990 के दशक में जब इलेक्शन का कार्यभार बढ़ा तो ये इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल दिया गया, CEC, और इसके अंतर्गत 2 और इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए। अब यहीं से एक सवाल उठता है कि अभी हमारे इलेक्शन कमिश्नर 2 कौन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? जल्दी से, बहुत सही, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और घोषित किया गया था कि हमारी आज़ादी हमको 15 अगस्त को मिली, तो ये दिन बर्बाद ना हो, इसीलिए इस दिन हमने भारत का संविधान लागू किया। ठीक है, अभी अगला सवाल मैं पूछ चुका हूं बेटा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है, और 2 चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त कौन है? नित्या, 2 चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त। 2 चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त। बहुत सही राकेश, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 393, 393 अकेला नहीं है बेटा, 391, 392 और 393 लाइन से है। ठीक है, उसी तरह 379 मतलब 379 और 380 ये भी लागू किए गए थे। सुनील चंद्रा नहीं, सुशील चंद्रा, बहुत सही, सुशील चंद्रा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस समय है सुशील चंद्रा। और बाकी 2, एक राजीव कुमार और एक अनूप चंद्र पांडे। एक है राजीव कुमार और एक है अनूप चंद्र पांडे। एक है राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, नहीं आरके जैन नहीं है बेटा, प्रज्वल आरके जैन नहीं है। ठीक, रिवाइज हो गया इतना रिवाइज सबका क्लियर हो गया। वापस आए माइंड मैप पे वापस चलते हैं। ठीक है, अगली चीज, 8 मेजर कमिटी बनी थी, 8 मेजर कमिटी और 13 माइनर कमिटी। याद रख लेना, कितनी मेजर कमिटी? 8, कितनी माइनर कमिटी? 13, कुल मिला के कितनी कमिटी बनी? 21। संविधान सभा ने कितनी कमिटी का गठन किया था? 21 कमिटी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने कितनी कमिटी का गठन किया था? संविधान सभा ने कितनी कमिटी का गठन किया था? 21 कमिटी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दो, संविधान सभा ने कितनी कमिटी का गठन किया था? 21 कमिटी लिखो। यूनियन वाली ज्यादातर कमिटी किसके अंतर्गत आई थी? जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत। ठीक है, ट्राइबल कमिटी अक्सर पूछी जाती है, जवाहरलाल नेहरू। झंडा कमिटी, और झंडा कमिटी के लिए जो तत्कालीन कमिटी बनाई गई थी, ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसको अभी मैं पीपीटी पे डाल के शेयर कर दूंगा, तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक, अभी मेरे साथ चलो। इसके बाद जब संविधान सभा हमारी संसद का काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जब संविधान सभा संसद का काम करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जब संविधान सभा संसद का काम करती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जब संविधान सभा संसद का काम करती थी तो अध्यक्ष कौन थे? नहीं, जब संविधान सभा संसद का काम करती थी, पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती थी, तो अब इसके अध्यक्ष कौन थे? नहीं, तब इसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर। तब इसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर।
इसीलिए इनको फादर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। इनको फादर ऑफ पार्लियामेंट या फादर ऑफ लोकसभा कहा जाता है। फादर ऑफ पार्लियामेंट या फिर फादर ऑफ लोकसभा कहा जाता है। जब संविधान सभा संविधान बनाती थी तब उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। जब संविधान सभा संविधान बनाती थी तब इसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद को 2 डेप्यूटी दिए गए थे। राजेंद्र प्रसाद को 2 डेप्यूटी दिए गए थे। वो दोनों डेप्यूटी का नाम बताओ जो राजेंद्र बाबू के नीचे 2 डेप्यूटी थे। उनमें से एक माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष भी बने थे। उनमें से एक माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है। राजेंद्र बाबू जो एडहॉक कमेटी बनाई गई थी, एडहॉक का मतलब होता है तत्काल, जो तत्काल कमेटी बनाई गई थी किसके लिए? झंडा के लिए। झंडा के लिए तत्काल कमेटी जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और वैसे कौन थे हमारे झंडा के मतलब झंडा कमेटी के अध्यक्ष? वो थे जेबी कृपलानी। वैसे झंडा कमीशन के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। दो डेप्यूटी में एचसी मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, यही थे माइनॉरिटी के अध्यक्ष, माइनॉरिटी कमेटी के। और दूसरे वीटी कृष्णमाचारी, मैं वीटी के लिख दिया, वीटी कृष्णमाचारी। हाँ बेटा इसीलिए कह रहे नियम और संचालन। हाँ रिवीजन का मतलब यही होता है कि एक एक पॉइंट कंठस्थ से हो जाए। ठीक है। आज मैं जितने भी पॉइंट्स है सारे कंठस्थ से करा दूंगा। ठीक है। जितने भी पॉइंट है वो सारे कंठस्थ से हो जाएंगे आज आपके। नेक्स्ट अगला। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए। चलो सील क्या थी? मोहर, मोहर क्या थी? संविधान सभा की मोहर क्या थी? सील क्या थी? संविधान सभा की सील क्या थी? मोहर क्या थी? जल्दी से बताओ। संविधान सभा की मोहर। आंसर तेजी से आने चाहिए, जल्दी जल्दी। मोहर क्या थी? सील क्या थी? संविधान सभा ने मोहर बनाई थी, उस मोहर को अब सोचो हाथी। कैसे याद रखोगे? संविधान बनाने वाले बी आर अम्बेडकर। ठीक है, बी आर अम्बेडकर संविधान बनाने वाले। इनको आइडल कौन बनाती हैं? हमारी बहन मायावती, सुश्री मायावती। मायावती कहती हैं कि अम्बेडकर हमारे हैं। उन्होंने अम्बेडकर पर पेटेंट करा लिया है। ठीक है। और क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने हाथी को सील बनाया था, मोहर बनाई थी, तो मायावती का चुनाव चिन्ह भी हाथी है, एलिफेंट, हाथी। याद रहेगा, गजराज, हाथी। ऐसे याद हो जाएगा ना। अगला सवाल, बी एन राव की भूमिका क्या थी? बी एन राव की भूमिका क्या थी? मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूं। बी एन राव की भूमिका क्या थी? जल्दी से बताओ, बी एन राव की भूमिका क्या थी? बी एन राव की भूमिका क्या थी? बी एन राव की भूमिका क्या थी? हाँ बहुत सही विश्वजीत, ये इकोनॉमिक सिंबल भी है। सर बी एन राव की भूमिका क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या कह सकते हो लीगल एडवाइजर थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर या कह सकते हो लीगल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार। बहुत सही। अगला सवाल ताबड़तोड़ तरीके से तुम लोगों के सामने। अच्छा, एक मुखर्जी बाबू थे हमारे, ठीक है, जो इस क्लास में धमाका किया करते हैं।
उसी तरह एक मुखर्जी बाबू संविधान सभा में बैठकर धमाका करते थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में धमाका करते थे। उन मुखर्जी बाबू का पूरा नाम बताओ। वो कौन मुखर्जी बाबू थे जल्दी से, जिन्होंने संविधान सभा में धमाका किया था? क्या धमाका किया था? उन्होंने सारी बहस बी आर अम्बेडकर से लड़ाई थी। बी आर अम्बेडकर को सलाह लेनी होती थी तो भी इनसे लेते थे, डिबेट करना होता था तो भी इनसे करते थे। और यही एक ऐसे सिविल सर्वेंट थे जिनकी वजह से आज आपके संविधान में जो चीजें लिखी हैं ना, उसका बहुत बड़ा बड़ा क्रेडिट इनको देना चाहिए, लेकिन कोई देता नहीं है। एस एन मुखर्जी, बहुत सही, एस एन मुखर्जी। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, बेटा एस एन मुखर्जी, एस एन मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं है, सुरेंद्र नाथ मुखर्जी है। चीफ ड्राफ्टमैन थे, चीफ ड्राफ्टमैन। जो मसौदा तैयार हुआ था, मुख्य मसौदे पर इन्हीं के क्या कहते हैं, सलाह मानी गई थी। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, एस एन मुखर्जी। ठीक है, क्लियर हो गया। सेक्रेटरी कौन था संविधान सभा के लिए? सेक्रेटरी की भूमिका किसने निभाई थी? संविधान सभा के लिए सेक्रेटरी की भूमिका किसने निभाई थी? संविधान सभा के लिए सेक्रेटरी की भूमिका किसने निभाई थी? संविधान सभा के लिए सेक्रेटरी की भूमिका किसने निभाई थी? जल्दी से। HVR इयंगर। अगर मेरे पूछने पर मुझको 3 सेकंड में जवाब नहीं मिलेगा तो मैं जवाब दे दूंगा ताबड़तोड़, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। HVR इयंगर, सेक्रेटरी की भूमिका HVR इयंगर, HVR इयंगर, सेक्रेटरी की भूमिका। नहीं बेटा, सेक्रेटरी, संविधान सभा के लिए सेक्रेटरी की भूमिका निभाई थी HVR इयंगर ने। मैंने लिख दिया HVR इयंगर। ठीक है, चलो अगला। मॉडर्न मनु का खिताब किसको दिया गया? आधुनिक मनु या मॉडर्न मनु का खिताब किसको दिया गया? आधुनिक मनु या मॉडर्न मनु का खिताब किसको दिया गया? आधुनिक मनु या मॉडर्न मनु का खिताब किसको दिया गया? आधुनिक मनु या मॉडर्न मनु का खिताब किसको दिया गया? क्लियर। अगला, बी आर अम्बेडकर। गुड, बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन किस भाषा में लिखी थी, किसने लिखा था? संविधान किस भाषा में लिखा गया था और किसने लिखा था? संविधान किस भाषा में लिखा था और किसने लिखा था? संविधान किस भाषा में लिखा गया था और किसने लिखा था? और किसने लिखा था? इंग्लिश में प्रेम बिहारी रायजादा, बहुत सही। सजाया किसने था? इंग्लिश वाले को सजाया किसने था? अंग्रेजी वाले को सजाया किसने था? अंग्रेजी वाले को सजाया किसने था? यह भी पूछा जाता है बेटा, सजाया किसने था? प्रेम बिहारी रायजादा। अंग्रेजी सजाया किसने था? हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्या ने लिखा था, बहुत सही, हिंदी में वसंत कृष्ण वैद्या ने। हिंदी में बाद में वसंत कृष्ण वैद्या, वसंत कृष्ण वैद्या, हिंदी लिखा था। लेकिन अभी भी दोनों के सजावट करने वाले के नाम बताओ, शांति निकेतन के दोनों कलाकारों के नाम बताओ। नंदलाल बोस ने तो हिंदी वाला सजाया था, नंदलाल बोस ने हिंदी वाला सजाया था, नंदलाल बोस ने हिंदी वाला सजाया था, नंदलाल बोस ने हिंदी वाला सजाया था। ठीक है, अंग्रेजी वाला किसने? नहीं पता? ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। अंग्रेजी वाला ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, अंग्रेजी वाला ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, हाँ, टैगोर जी के आश्रम के थे दोनों, टैगोर जी के आश्रम के थे दोनों। शांति निकेतन। ठीक है, ग्रेट।
क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट अगले पे आते हैं। अब तुम लोगों को मैं एक बार कह सकता हूं, ठीक है, 100% कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट कंप्लीट, 100%, इवन फॉर यूपीएससी, 100% कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट कंप्लीट इवन फॉर यूपीएससी। तालियां बजा लो अपने लिए सब लोग। 100% कॉन्स्टिट्यूशन फैक्ट कंप्लीट, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए 100% फैक्ट कंप्लीट हो गए आपके। इस बात की तालियां बजा लो अपने लिए। इससे ज्यादा आपसे कभी भी संविधान से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है? इससे ज्यादा संविधान से जुड़े सवाल आपसे कभी किसी एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है? कंप्लीट। अब इसके बाद कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल जो हमारा आता है वो फीचर्स पर आता है, ठीक है? और मैं एक बात बता दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि एमसीक्यू नहीं है, हमारे पास एमसीक्यू है, ठीक है? ये देखो यहां से एमसीक्यू है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बता दूं फिर आपको एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा और हो जाए, ठीक? फीचर्स में हम लोग आते हैं। सबसे पहला फीचर, क्या हमारा संविधान लिखित है या मौखिक है? हमारा संविधान लिखित है या मौखिक है? ठीक है, लिखित है तो लिखित संविधान कहां से प्रेरणा ली, और मौखिक है तो मौखिक संविधान की प्रेरणा कहां से आती है? जल्दी से। लिखित है तो इसकी प्रेरणा कहां से है, और मौखिक है तो इसकी प्रेरणा कहां से है? दूसरा, एस एन मुखर्जी, एल एन नहीं, एस एन मुखर्जी, एस एन मुखर्जी, राकेश, एस एन मुखर्जी, चीफ ड्राफ्टमैन। हमारा संविधान लिखित है, रिटन, और लिखित हमारा है, और इसका हमने प्रेरणा यूएस से ली है। मौखिक संविधान यूके का है, ठीक है, बहुत सही। अच्छा, हमारा फेडरल है कि यूनिटरी है? मतलब हमारा संघीय है या केंद्रीय? जो शक्तियां हैं हमारे यहाँ संवैधानिक, वो शक्तियां हमारे देश को संघीय बनाती हैं या केंद्रीय बनाती? केंद्रीय मतलब केंद्र शासित, सारी पावर केंद्र के हाथ में। संघीय मतलब सारी पावर स्टेट के हाथ में। हमारा कैसा है? पूरी तरह संघीय है कि पूरी तरह यूनिटरी है? हमारा कैसा है? कुछ बच्चे कह रहे हैं यूनियन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं एल एन मुखर्जी, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत में ही एस एन मुखर्जी है। राकेश, लक्ष्मीकांत में ही एस एन मुखर्जी है। ये लक्ष्मीकांत का ही बता रहा हूँ, लक्ष्मीकांत में ही एस एन मुखर्जी है। मैं तुमको स्क्रीनशॉट भेजूंगा अभी, ठीक है? मतलब उसका फोटो भेजूंगा। केंद्रीय है, कुछ बच्चे कह रहे केंद्रीय है, कुछ कह रहे पूरी तरह फेडरल। बहुत सही, तालियां बजाओ सुनित के लिए, फिर बजाओ अनुराग के लिए। पहले बजाओ सुनित के लिए, पहले तालियां बजाओ सुनित के लिए। हमारा काजी फेडरल है। हमारा क्या है? हमारा काजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल का मतलब समझते हो? क्वाजी फेडरल का मतलब आधा, पूरी तरीके से फेडरल नहीं है। हमने राज्य बनाए, राज्यों को अधिकार भी दिया, हमने राज्य बनाए, राज्यों को अधिकार भी दिया, लेकिन किसी राज्य को इतना अधिकार नहीं दिया कि कल को उड़ना शुरू कर दे, ठीक है? हमारे यहाँ जितने भी प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं दमदार वाले, कहते हैं हमसे ऐठोगे तो घर ही बैठोगे, ठीक है? ऐठना नहीं हमसे। अभी देख लो जम्मू एंड कश्मीर वालों का हाल क्या किया है, हमसे ऐठोगे तो घर ही बैठोगे, सारी सत्ता खत्म कर दी वहां की। तो हमारे यहाँ पार्शली फेडरल और पार्शली यूनिटरी, उसको कहते हैं काजी फेडरल। उसका जो टर्म होता है काजी फेडरल, यानी कि अर्ध संघीय। इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है अर्ध संघीय।
ठीक है, वेस्ट बंगाल, अगला अगला बवाल वेस्ट बंगाल का ना हो जाए। चलो अभी मैं राकेश उस पर डिस्कस करते हैं, उस पर मतलब ग्रुप पे आके देखते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल नेक्स्ट है कि हमारे संविधान में एक बात आती है कि हमने उसमें अमेंडमेंट संशोधन करके कितने भाग और जोड़े हैं। हमारे संविधान में कितने भाग हमने और जोड़े हैं, हमारे संविधान में कितने भाग हमने और जोड़े हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कितने भाग हमने और जोड़ लिए हैं, हमारे संविधान में कितने और भाग हमने जोड़ लिए हैं, जल्दी से बताओ। हमारे संविधान में कितने भाग और जोड़ लिए हैं, जल्दी से, कितने भाग जोड़े हैं हमने संविधान में, कितने भाग जोड़े हैं। इसका जवाब जिसने सही दिया उसको आज का जोमेटो ऑर्डर। सही जवाब अनुराग का आया है, पहला सही जवाब अनुराग का आया, अनुराग जीत गया है आज का जोमेटो ऑर्डर। +4 -1, +4 -1, +4 -1, 22 थे अब 25 हैं, यानी कि 3 बढ़ने चाहिए। 3 कैसे बढ़ेंगे, 4 जोड़े हैं, 1 डिलीट मारा है। हाँ 4 जोड़े हैं, 1 डिलीट, और डिलीट कौन सा मारा है, 7th, डिलीट कौन सा मारा है, 7th। बहुत सही। अच्छा, हमारा संविधान कितने देशों के संविधान से लेकर बनाया गया, ये मैंने कल बताया था। हमारा संविधान कितने देश के संविधान से लेकर बनाया गया है, हमारा संविधान कितने देश के संविधान से लेकर बनाया गया है। बहुत सही, 4A, 9A, 9B और 14A। कितने देश के संविधान से लेकर हमने हमारा संविधान बनाया है। करेक्ट आंसर 10 देश, करेक्ट आंसर 10 देश। आसिफ का पहला सही जवाब है, 10 देश और एक 1935 का अधिनियम। टोटल 11 सोर्स है, जिसमें से कंट्री 10 है और एक है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस पे आसिफ को मिलना चाहिए जोमेटो, क्योंकि इकलौता वही है जो सही जवाब दे रहा है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल किया जाए। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर अच्छा, पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, पहले इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, पहले इलेक्शन कमिश्नर, पहले इलेक्शन कमिश्नर, जल्दी से, विद इन 3 काउंट्स, 1 2 3। चूक गए तुम लोग, नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर दे दो जल्दी से, पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। बहुत लेट आंसर आ रहा है, सुकुमार सेन, वेरी गुड, सुकुमार सेन, पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, ग्रेट, सुकुमार सेन। चलो अगला सवाल। इमरजेंसी प्रोविजन कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल, आपातकाल कौन कौन से आर्टिकल में दिया गया है। इसके बाद एमसीक्यू पे आ जाएंगे, आपातकाल कौन कौन से दिया गया है। आपातकाल कौन से उसमें दिया गया है, आपातकाल पूछता है भारत। तीन 352, 56, 60 कौन सा आज तक लागू नहीं हुआ,
352, 356, 360 में से कौन सा लागू नहीं हुआ? 352, 356, 360 में से आज तक लागू कौन सा नहीं हुआ? और ममता बनर्जी पर कौन सा लगाने की धमकी दी गई थी? मतलब बंगाल में लगाने की कौन सी धमकी चल रही थी? एक और है, तुम लोग मिस कर रहे हो यहाँ पर, 365 भी है। 365 का जिक्र सुने हो? हाँ, फेलियर टू फॉलो डायरेक्शन, वेरी नाइस प्रज्वल। ममता बनर्जी पे इसी की धमकी दी गई थी। 360 नेवर, 360 भी नेवर और 365 भी नेवर। अभी 365 लग जाता ममता बनर्जी पर, 360 फाइनेंस है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगी। 360 और 365 भी नहीं लगी। किसी राज्य की कह सकते हो सरकार गिरा देना सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो केंद्र की बातों की अवमानना कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी को वहां पर बख्शा था, लेकिन अभी बीजेपी ने एक नया कानून लाया है यूपीएससी वालों के लिए कि यूपीएससी का जो कैंडिडेट है वो केंद्र के कंट्रोल में रहेगा, राज्य उसको अपना ना समझ ले। आया है कि नहीं आया है? यूपीएससी में बदलाव किए हैं। और 365 अगर लागू हो जाता है ना ममता दीदी पर तो समझ लो बीजेपी घोषित हो जाती डिक्टेटर। अगर 365 लागू कर देती तो बीजेपी डिक्टेटर घोषित हो जाती, कसम से बता रहे। पंजाब में नहीं लागू किया गया, हाँ लागू कर देना चाहिए पंजाब में। वैसे पंजाब के लिए तो मैं कहूंगा। ममता दीदी पूरा बवाल काट दी थी आसिफ, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन पे भी लागू नहीं होगा। आज तक भारत ने किसी पे भी 365 लागू नहीं किया है। इसको लगाने से मना किया था सरकरिया कमीशन ने, इसको लगाने से मना किया था सरकरिया कमीशन ने। किसने मना किया था? सरकरिया कमीशन ने, याद रखना। 365 लागू करने से मना किया था सरकरिया कमीशन ने। चलो अगला, अब यहां पर जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव करने वाला इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें कौन नहीं होता? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? लोकसभा के चुने हुए लोग, विधानसभा के चुने हुए लोग, विधान परिषद के चुने हुए लोग, राज्यसभा के चुने हुए लोग, कौन लोग नहीं लेते? हाँ बेटा, सरकरिया कमीशन 1983। जल्दी से, विधान परिषद, करेक्ट आंसर, विधान परिषद। लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। ममता बनर्जी की एक अच्छी बात पता है क्या है? ममता बनर्जी थोड़ा बहुत अब कॉपी करने लगी है अम्मा को, दीदी प्लस अम्मा बनने लगी वो। अम्मा कौन थी? जय ललिता। वो जो स्कीम अम्मा ने लॉन्च की थी, अब ममता बनर्जी उन स्कीम्स को लॉन्च कर रही है। और केंद्र की तरह वो बंगाल में बंगाली नाम से काफ़ी स्कीम्स को लॉन्च कर रही हैं, जो कि एक बेनिफिट के तौर पर अच्छी भी स्कीम्स हैं, क्योंकि बंगाल में पॉपुलेशन अच्छी खासी है और उनके लिए ये स्कीम्स काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रही है। ये ममता बनर्जी की एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जिसकी वजह से उनकी वहाँ की राजनीति काफ़ी कहते नहीं मजबूत है, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट। The Council of Ministers in parliamentary type of government can remain in office till it enjoys the support of। पार्लियामेंट्री जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब तक रह सकता है ऑफिस में? जब तक उसको कहाँ की मेजोरिटी का सपोर्ट मिले? अपर हाउस का, ठीक है। अपर हाउस में माइनॉरिटी सपोर्ट, अपर हाउस में मेजोरिटी सपोर्ट, माइनॉरिटी मेंबर ऑफ लोअर हाउस या मेजोरिटी मेंबर ऑफ लोअर हाउस। माइनॉरिटी मेजोरिटी समझ रहे हो ना? बहुत आसान है, आजकल तो ये शब्द बहुत चलता रहता है हमारे यहाँ।
बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक। बहुत आसान आंसर है। लोअर हाउस में मेजॉरिटी। भैया सीडी को आराम से पढ़ लो। लोअर हाउस बोले तो लोकसभा, अपर हाउस बोले तो राज्यसभा। अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को, लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। लोकसभा में मेजॉरिटी चाहिए कि राज्यसभा में? अब डी 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 आना शुरू हो गया है। बहुत सही, डी डी। कमाल कर दिया तुम लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी अपॉइंटमेंट को प्रेसिडेंट नहीं नियुक्त करते? आर्मी के चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ एयरफोर्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा। बहुत इजी सवाल है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर का नाम बता देना। लोकसभा के प्रथम स्पीकर का नाम बता देना। करंट स्पीकर का नाम बता दो। स्पीकर, स्पीकर करेक्ट आंसर। पहले स्पीकर, अभी के स्पीकर। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में होता है बेटा। कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति करता है। जीवी मावलंकर, बहुत सही। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होता है, और ये बात जाहिर है कि जिस पार्टी की सत्ता है वही जीतता है। ओम बिरला, पहले जीवी मावलंकर, अभी ओम बिरला। चलो, कौन से बिल को स्पीकर बताता है कि ये फलाना बिल है? समझ जाओ, मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, भावनाओं को समझो। कौन से बिल को स्पीकर बताता है कि ये वो बिल है, और एक बार उसने वो बिल बोल दिया तो उसको उसी तरीके से पारित किया जाएगा? कौन से बिल को स्पीकर बोलता है कि ये डैश बिल है, और अगर उसने उसको वो बिल पर ठप्पा लगा दी कि इस तरीके का बिल है तो उसको उसी तरीके से पारित किया जाएगा? मनी बिल, वित्तीय बिल। बहुत सही, मनी बिल, वित्तीय बिल। तो मनी बिल, वित्तीय बिल पर जो ठप्पा लगता है कि ये मनी बिल है, इस पर ठप्पा कौन लगाता है? स्पीकर। बहुत सही, 110 आर्टिकल। अनुराग तुम कमाल हो, आर्टिकल इसी तरह याद कराते रहो बच्चों को, साफ। ठीक, अगला सवाल। मनी बिल लाने के रिकमेंडेशन कौन देता है? सुझाव कौन देता है? मनी बिल लाने के लिए रिकमेंडेशन, सुझाव कौन देता है? मनी बिल लाने के लिए रिकमेंडेशन कौन देता है? सुझाव कौन देता है? फास्टर। प्रेसिडेंट। बहुत सही आसिफ, कमाल कर दिया। प्रेसिडेंट का प्रायर ऑफिस का नाम क्या है? प्रेसिडेंट से पहले इस ऑफिस को किस नाम से जाना जाता था? आजाद भारत में प्रेसिडेंट के ऑफिस को पहले किस नाम से जाना जाता था? आजाद भारत में प्रेसिडेंट के ऑफिस को पहले किस नाम से जाना जाता था? आजाद भारत में प्रेसिडेंट के ऑफिस को पहले किस नाम से जाना जाता था? और उस ऑफिस को धारण करने वाले एकमात्र भारतीय, उस ऑफिस को धारण करने वाले एकमात्र भारतीय, वाइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल। वाइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल, वाइसरॉय 1947 में आज़ादी के बाद खत्म हो गया, फिर वो बन गया गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन बने गवर्नर जनरल पहले, और उसके बाद सी राजागोपालाचारी पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल के नाम से जाना गया, और सी राजागोपालाचारी बने। यही ऑफिस बदल के प्रेसिडेंट का नाम रख दिया गया। ठीक है, इसलिए जिस भवन में वो रहते तो उसी भवन में हमारे प्रेसिडेंट रहते हैं। पहले वो वाइसरॉय हाउस हुआ करता था, प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति भवन है वो वाइसरॉय हाउस हुआ करता था पहले। हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सिटीजन ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? मोदी को नियुक्ति किसने की? कौन अपॉइंट करता है? कौन करता है? जल्दी बताओ, फास्टर। सीआर फॉर्मूला दिया था। सही जवाब दिया है नित्या ने, पहला सही जवाब दिया है नित्या ने। प्रेसिडेंट करता है नियुक्ति। बहुत सही, प्रेसिडेंट करता है नियुक्ति। पहला सही जवाब नहीं, हाँ पहला सही जवाब नित्या ने दिया, उसके बाद दिया है अनुराग,
अनुराग बाद कुंदन, कुंदन के बाद फिर नित्या ने रिपीट किया अपना आंसर, फिर सुनित है, फिर प्रज्वल है, फिर राकेश है। बाकियों का गलत है। अगला सवाल, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया, वो स्टेट का नाम बताओ, वो गवर्नर का नाम बताओ, वो गवर्नर का से जुड़ा हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का सत्र बताओ, वो गवर्नर से जुड़ा हुआ एक मार्च बताओ, ठीक है, उस मार्च की तारीख बताओ, उस मार्च में कुल लोग कितने थे। ऐसे रिवीजन होता है बेटा, एक पकड़ो और उसी से पूरा गाथा लिख डालो। स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश, गवर्नर थी सरोजनी नायडू, बहुत सही। और पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर सुचित्रा कृपलानी, फर्स्ट सीएम थी महिला, ये भी उत्तर प्रदेश की। 1925 कानपुर का सत्र, बहुत सही, 1925 कानपुर का सत्र। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। दांडी मार्च, ये सांडी मार्च कर दिया विश्वजीत, दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च। कितने लोग थे दांडी मार्च में, तारीख क्या थी दांडी मार्च की? 78 + 1, 78 लोग और एक गांधी जी, 78 + 1 79, 79। दांडी मार्च 1930, तारीख 12 मार्च, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च निकली थी अहमदाबाद आश्रम से। अच्छा, अहमदाबाद में जो गांधी जी का आश्रम था, पहले वो कहाँ था? पहले तो अहमदाबाद में नहीं था, बाद में अहमदाबाद में आया। अहमदाबाद में 1917 में आए। उससे पहले 1915 में उन्होंने ये जो आश्रम बनाया था वो कहीं और था, अहमदाबाद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। उसका नाम भी बता देना। बहुत सही, 6 अप्रैल तक। देखते हैं किस किस को याद है, कौन धमाका करेगा। साबरमती नदी के बगल था अहमदाबाद आश्रम, उसी को साबरमती आश्रम भी कहते हैं। लेकिन साबरमती से पहले ये कहाँ था? अहमदाबाद आश्रम को ही साबरमती आश्रम कहते हैं क्योंकि साबरमती नदी के किनारे ही अहमदाबाद बसा हुआ है। महान विभूतियों, पहले उसका नाम क्या था? आज जाओ ढूंढ के आओ, ठीक है, होमवर्क दिया। नहीं, राजकोट में तो उनकी परवरिश हुई है, होमवर्क है। सदाकत आश्रम, बहुत सही, सदाकत आश्रम नाम था उसका, पहले नाम था सदाकत आश्रम। राकेश के लिए तालियां बजनी चाहिए, सदाकत आश्रम, तालियां बजाओ राकेश के लिए, सदाकत आश्रम। बजाओ ताली। अगला, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप, प्रेसिडेंटशिप के लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए? कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? पूछता है भारत। पक्का जोमेटो पहुंच रहा है, 3-4 जोमेटो आउटलाइंड है। सब लोग अपना एड्रेस और फोन नंबर भेज देना, जोमेटो ऑर्डर कल तक आपके घर पे पहुंच जाएगा खटखटाते हुए। 35 साल, बहुत सही। नहीं, रात के 12 बजे तक जोमेटो आता है, जोमेटो का टाइम ओवर नहीं है। अगला, हाँ, यंगेस्ट है नीलम संजीव रेड्डी। अगला सवाल तुम लोगों के सामने है, द इंचार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट किस हाउस में लाया जाता है? इम्पीचमेंट, महाअभियोग कहाँ लाया जाता है? ये जो इम्पीचमेंट होता है, महाअभियोग कौन से हाउस में लाया जाता है? महाअभियोग कौन सी आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है महाअभियोग? बोथ हाउसेस करेक्ट, दोनों में से किसी में ला सकते हो। 61, ठीक है, मार मार के डंडे से छक्के छोड़ा दिए, ये हो गया डंडा, मार मार के डंडे से छक्के छोड़ा दिए। 61 याद करने के लिए,
ये हो गया डंडा, ठीक है, डंडे से मार मार के छक्के छुड़ा दिए। हाँ, ओथ शपथ है 60 में, ओ ओथ 60 में ओथ, जिसके छक्के छुड़ाए उसने कसम खाई थी, ओथ ली थी 60। ठीक, अगला सवाल। द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय। ये जो चीफ मिनिस्टर होता है यूनियन टेरिटरी में, जहां पर चीफ मिनिस्टर की भूमिका होती है, 3 यूटी हैं जहां पर है ये, एक दिल्ली, दूसरा पुडुचेरी और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होगी किसके द्वारा होगी, नियुक्ति कौन करवाएगा? फास्टर, कम ऑन गाइस, लाइक एंड शेयर द सेशन। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लो, फास्टर फास्टर। लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, नहीं गवर्नर। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तो यार बहुत ही भंगार सवाल है, जवाहरलाल नेहरू, इस पर तो मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में उनकी डेथ हो जाती है, तो पहले तो तुम उन 2 प्रेसिडेंट के नाम बताओ जिनकी डेथ हो गई। हिंट के तौर पर बता दे, बोथ वर मुस्लिम, दोनों मुस्लिम थे, और एक से जुड़ा हुआ वो काला दौर भी था, उसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाई थी मैडम इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो उन दोनों का नाम बताओ जिनकी डेथ हुई इन ऑफिस। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, जाकिर खान नहीं, जाकिर हुसैन। जाकिर खान तो वो है कॉमेडियन, जाकिर हुसैन। और फकरुद्दीन अली अहमद, फकरुद्दीन अली अहमद, फकरुद्दीन अली अहमद। और इन्हीं जनाब की कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई थी काले दौर बोले तो इमरजेंसी की। ठीक है, नहीं एम हिदायतुल्लाह नहीं, एम हिदायतुल्लाह का तो नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो प्रेसिडेंट की भूमिका निभाए थे। ये तो सीजेआई थे जो प्रेसिडेंट की भूमिका निभाए थे, एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, हाँ सख्त लौंडा जाकिर खान। ठीक है, अच्छा कितने ड्यूरेशन तक रह सकता है, इसका आंसर जल्दी से दे दो। 6 मंथ। सुनित ने आंसर दिया है, आसिफ ने आंसर दिया है 6 मंथ, प्रज्वल ने दिया है, प्रीति ने दिया है 6 मंथ। वेरी गुड, 6 मंथ का आंसर आया। हाँ, दाल बाटी चूरमा, रोनी भैया सूरमा। ठीक है, बस और बस खत्म। इसी के साथ आज का सत्र भी खत्म। 11 बज गए, देखो 11 बज गए, पता भी नहीं चला यार 11 बज गए। तो 11 हो गया, 11 बज गए भाई, रिवीजन हो गया, कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन हो गया खत्म। कल से शुरू होगा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी। पहले मौलिक अधिकार शुरू करेंगे, मौलिक अधिकार खत्म करने के बाद मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक अधिकार से जुड़े हुए सारे तथ्य, सारी गाथाएं, सारी थ्योरी, सब कुछ याद कराएंगे, और सब कुछ याद कराने के बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, इतना सब याद हो गया। अभी इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते हम लोग वापस से हिस्ट्री के कुछ चैप्टर रिवाइज करेंगे, फिर पॉलिटी, इसी तरह रिवाइज करते रहेंगे। आप लोग अपने सजेशन भी दे सकते हो। कल का टॉपिक मौलिक अधिकार है। 10 मिनट और खींच ले, खाए। ठीक है, तुम लोग अपने टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आप लोग अपने टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको जिस भी टॉपिक का रिवीजन पहले करना हो, आप लोग अपने टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, कोशिश करेंगे उस पर पोलिंग करा के जिसमें मैक्सिमम राय आएगी उस पर सेशन लिया जाएगा। ठीक है,
तो थैंक यू एवरीवन, लाइक करो, शेयर करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा अच्छा कमेंट भी डाल देना। बाकी कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक जरूर डाल देना, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू गाइस, मस्त रहो, खूब तरक्की करो।